अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। अच्छा जी, एक बात हम करना चाह रहे हैं और ये बात हम थोड़ी सी सीरियसली भी कर रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है और थोड़ी सी सजेशन भी दे रहे हैं। कल हमने एक ट्वीट देखी और वो ट्वीट थी फ्रॉम जमाइमा खान, प्राइम मिनिस्टर्स एक्स वाइफ, और उन्होंने बड़ा ही एक सिंपल सी ट्वीट थी जिसमें उन्होंने कहा कि जी माय पाकिस्तानी फॉलोअर्स, मुझे इस गाने का, नुसरत फतेह अली खान साहब का एक गाना था, मुझे इसका मतलब चाहिए। हाँ, उसके बाद एक आध शख्स ने उस ट्रांसलेशन दे भी दी, उसकी ट्रांसलेशन के साथ उनको वीडियो लिंक भेज दिया और वो बात वहाँ खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो खत्म नहीं हुई। एंड इट्स एम्बेरसिंग। आप समझ ही लें कि आगे वो ख़त्म भी नहीं हुई। हंड्रेड्स ऑफ ट्वीट्स टू जमाइमा खान जो उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप वापस आ जाएं तो आप ये कर लें और आप इस रोल में अच्छी लगती हैं और हम आपको वहाँ देखना चाहते हैं, यहाँ देखना, और फिर ऑब्वियसली उनकी पर्सनल लाइफ से भी कुछ चीज़ें, पुरानी बातें निकाल के जो कि सजेशंस लोगों की तस्वीरें, मतलब why do we do that? It is embarrassing. जमाइमा had to delete that tweet. उनको वो ट्वीट ही डिलीट करनी पड़ी बिकॉज लोग, वो एक बात जो उन्होंने पूछी थी वो तो पूछी थी, एंड ऑफ कोर्स इतने फॉलोअर्स हैं उनके पाकिस्तान में, जहाँ भी उनको जरूरत होगी वो वहीं से पूछेंगी, लेकिन लोग उस कॉन्वर्सेशन को किसी और टेंजेंट पे लेके गए, which as a nation मुझे embarrassing वो जब भी कोई बात करती है ना इस किस्म की, उनके कमेंट्स में यही चीजें हमें नजर आती हैं और अल्टीमेटली इस पे तो हद ही हो गई और उनको ये ट्वीट डिलीट करना पड़ गई। यू नो, इट इज अनएथिकल और ये इंतहाई बैड मैनर्स में शुमार होती है चीज कि किसी की जिंदगी से कोई शख्स निकल चुका है, आप किसी का साबिका शौहर है, आप क्यों उसको एक साबिका शौहर के साथ जोड़ने पे तुले हुए हैं और उस साबिका शौहर की एक बेगम और उसके बाद दूसरी बेगम उनके साथ रह रही हैं, तो आप उन के जज्बात का भी ख्याल करें, आप उनके जज्बात का भी ख्याल करें कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी एक करंट वाइफ हैं, दे आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ, वो जब ये सब कुछ देखेंगी या अगर उनकी नज़र से गुजरेगा तो उनको कितना ऑकवर्ड महसूस होगा कि जनाब मेरे शौहर की एक साबिका अहलिया पे ये कमेंट्स किए जा रहे हैं कि आप वापस आ जाएं और आप ये कर रहे हैं और आप वो कर रहे हैं। एक रियलिटी चेक भी मैं दे दूं लोगों को जो कि बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे होते हैं ऑल दैट, उनकी हर ट्वीट पे यही बात करते हैं, वो अपनी मर्जी से छोड़ के गई, वो उनका ये फैसला था, मतलब उनके लिए भी कोई आसान यहाँ लोगों ने ज़िंदगी बनाई नहीं हुई थी, दैट शी हैड टू लीव, सो शी लेफ्ट। एक डिसीजन होगी जिसको 15 कितने 20 साल कितने साल हो चुके हैं, बहुत साल हो चुके हैं। जिंदगी पे रख के सोच लें, कोई भी शख्स जिसकी जिंदगी में कोई इस किस्म की तकलीफ आई है, जिसकी शादी खत्म हुई है, हम मेंशन भी नहीं करते, हमारे दोस्तों में किसी के साथ ऐसा कोई सानिया होता है ना, हम मेंशन भी नहीं करते जनाब के योर एक्स हस्बैंड और योर एक्स वाइफ, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में आप नहीं मेंशन करते ना, तो भाई वहां क्यों मेंशन करते हैं? और हम एज ए नेशन एक ट्विटर जो कि एक ग्लोबल फोरम है उस पर इस किस्म की बातें लिख रहे हैं, इट्स एम्बेरसिंग। खुदा के लिए ना करें। और थोड़ा सा दिमाग में, मैं हमेशा, आज हम बात करें तो मैंने कहा थोड़ा सा रिवर्स कर लो कि यहाँ एक पाकिस्तानी खातून होती जो हु हैज़ मूव्ड ऑन और उसका कोई गोरा शौहर होता और इस किस्म की बातें हो रही थी तो एक्सेप्ट, ये तो एक एक्सेप्टेबल बात भी ना होती, लेकिन हमने क्यों एक्सेप्ट कर लिया? चूँकि गोरी बीवी थी तो आओ उसको पुरानी यादें याद दिलाएं और उसको इन्वाइट करें या आप आएँ और आप क्या थी और क्या नहीं। तो उसके बाद बहुत लोग आए गए हो गए, भाई जाने दो इस बात को। सो हम जरा एम्बेरस फील कर रहे थे, एक नेशनल एम्बेरसमेंट हमें फील हो रही थी कि उनके लिए तो ये ऑकवर्ड बात है जो किसी भी शख्स की जो मौजूदा अहलिया होती है, जो उनकी मनकूहा है, उनके लिए भी इंतहाई ऑकवर्ड बात है कि जनाब एक वियर्ड किस्म का रोमांस चल रहा है कौम का प्राइम मिनिस्टर की एक्स वाइफ के साथ। एनीहाउ, अभी ये तो हमने मेंशन, सो क्रिकेट पे तो हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू फॉर हैविंग विद डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। उनसे हम तफसील से पूछेंगे कि जनाब इस पर्टिकुलर दिन पर क्या हुआ और उनके मुस्ताफ़ी होने की वजह क्या बनी। लेकिन उससे पहले जरा खबर भी आपको बता दें कि क्या है जी। पंजाब हुकूमत के 3 साल पूरे भी नहीं हुए, लेकिन नज़र आ गया कि बुज़दार हुकूमत के तर्जुमानी फूलों की सेज नहीं, उनकी तर्जुमानी करना ज़रा चैलेंजिंग सिचुएशन है। और पहले शहबाज गिल, फिर फयाजुल हसन चौहान, फिर शमसाम बुखारी, फिर मियां असलम, फिर दोबारा फयाजुल हसन चौहान और फिर फिरदौस आशिक अवान। इतनी लंबी लिस्ट है कि वो याद रखना इतनी लंबी है कि वो आई हैड टू रियली रिमेंबर कि क्या है। तो वज़ीर इत्तलात की जिम्मेदारी जो है वो सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से तब्दील होती रही है, लग तो यही रहा होगा। और ओहदे से अलहदा होने के बाद भी बेरुखी जो है वो अला
अलग, हाल ही में मावन खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब के ओहदे से इस्तीफा देने वाली डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को पंजाब असेंबली में दाखिल होने से भी रोक दिया गया। ये तो बड़ी वायरल भी हुई वीडियो, इस पे बड़े तबसरे भी हुए। सलीम बरियार की तकरीब हलफ बरदारी के मेहमानों की फहरिस्त से नाम निकाले जाने पर साबिक मुअव्विन खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब लाइल्म नजर आए। अच्छा जी जनाब, ये सारी सूरत हाल तो हमने आपको बताई भी थी। कल गवर्नर हाउस में वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए भी बड़े जतन करने पड़े। बिल आखिर मुलाकात हुई तो वज़ीर आज़म से शिकवा भी कर डाला। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान सूरत हाल का जिम्मेदार चंद शरपसंद अनासर को ठहरा रही हैं, लेकिन ये शरपसंद अनासर कौन है अब तक वाज़ेह नहीं हो सका है। और वो भी ये कहती हैं कि PP38 का जो सियालकोट का मार्का था उसमें काफ लीग के रहनुमा सलीम बरियार साहब को वो PTI में शामिल कराने में उनका कलीदी किरदार था, जिसकी वजह से काफ लीग उनसे नाराज है और उसकी वजह से ये सारी एपिसोड हुई। खैर इसमें कितनी हकीकत है ये हम डॉक्टर साहिबा से ही पूछते हैं। डॉक्टर साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया, तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? पहले तो यही बात कर लेते हैं कि आपका ओहदा ख़त्म हुआ, ठीक है ऐसे हो जाता है तो लिहाजा इस पर हम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद आपको पंजाब असेंबली में ही नहीं जाने दिया गया। स्पीकर साहब ने ऐसा क्यों किया आपके साथ? अब तक आपको क्या समझ आई है? पंजाब असेंबली में एंट्री की बात की तो ये यकीनन सरासर इस्तेहकाक जो है वो स्पीकर पंजाब असेंबली का है। और आपको पता है कि चंद दिन पहले PML काफ के जो नायब सदर थे उनके बेटे को, पहले भाई को फिर बेटे को बाज़ाब्ता तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत करवाई मैंने, और फिर उसके बाद उनको एक उम्मीदवार के तौर पे PP38 का टिकट लेके दिया। मैं नहीं समझती कि परवेज़ इलाही साहब जिनका ज़रफ़ और उसके साथ जुड़ा जो कद है सियासी वो बड़ा है, तो वो इतनी छोटी सी बात पे कि उनको कोई छोड़ के जाए और किसी और जमात से इलेक्शन लड़े और फिर वो जीत के असेंबली में आए और उसकी हलफ बर्दारी हो, और जो उस हल्के का MNA हो जिसने उस जीत में किरदार अदा किया हो या उस टिकट को लेके देने में उसने एक फ्रंट फुट पे आके अपनी क़यादत से जंग लड़ी हो, तो उसको असेंबली तक पहुंचने की रसाई ना दी जाए। तो ये क्लियरली इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं PML काफ और PTI के दरमियान जो है वो हमारी इत्तेहाद की जो रस्सी है वो सुलग रही है। कहीं ना कहीं हमारा जो इत्तेहाद है दोनों जमातों का, उसके अंदर उस मजबूत चट्टान के अंदर कहीं ना कहीं दरारें नज़र आ रही हैं, और वो दरारें जो है वो अल्टीमेटली स्पीकर साहब के ज़ाती एक्शंस की वजह से वो सामने आ जाती हैं। और उसमें बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं जिसमें सारी कौम को पता है कि जो इस्तेहकाक बिल जो है प्राइवेट मेंबर डे पे उसको मंजूर करके जिसमें जर्नलिस्टों के नाम डाले गए और फिर जर्नलिस्टों ने एहतजाज किया, जिसके बाद मैंने कहा कि ये हुकूमत का बिल नहीं है, ये प्राइवेट मेंबर बिल है। तो मुझे पैगाम भेजा गया कि हम आपसे पूछ के कानून साजी करने के पाबंद नहीं हैं। आपने कहा जी वो जो रस्सी है वो सुलग रही है और दरारें पड़ गई हैं उस इत्तेहाद में, तो जो ज़रा अननेचुरल या फिर मजबूरी या फिर वक्ती इत्तेहाद होते हैं उसमें अल्टीमेटली ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन डॉक्टर साहबा काफ लीग तो चलें, एक और जमात है, आपकी अपनी जमात आपके साथ जो कर रही है इस पे ज़रा इजहार ख्याल करें। आप वफाक से फारिग हुई तो शिकायत थी फवाद चौधरी साहब से, इस मरतबा किसने साजिश की है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने और मेरी जमात ने, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब ने मुझे मनाया और मुझे इस बात पे राज़ी किया कि मैं सूबे में जाऊं, क्योंकि मेरी सूबे में इस वक्त अशद ज़रूरत है और मैं पार्टी के बयानिए को, पार्टी की पॉलिसीज़ को और ओवरऑल जो मोर्चा है, ये पार्टी का बयानिया था कि हमारा इस वक्त जो मैच है, हमारा मुखालफिन का जो किला है वो पंजाब है और हमने उस किले को ज़मीन बोस करना है। तो आपने देखा कि मेरे हलके के अंदर PP38 में जो इलेक्शन हुआ, मैं चूँकि सूबे में थी और मैंने इलेक्शन अपना हारने के बाद भी उस हलके में 3 साल काम किया और उसका रिवार्ड पार्टी को ये मिला कि मैंने PP38 की सीट जीती इसी सूबे के अंदर रहते हुए। एक दूसरे को पीछे करने के लिए कोई ना कोई कोशिश कर रहा होता है और ये जमहूरी तरीका है, सियासी तरीका है कि हर शख्स जो है वो अब आगे बढ़ने के लिए
अपने आप को बेहतर प्लेसमेंट के लिए कहीं ना कहीं हाथ पांव मारता है। तो अगर मेरे किसी साथी ने ऐसा कुछ किया भी है तो मुझे उससे गिला कोई नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरी जमात ने, परवरदिगार ने इस मुल्क की, इस अवाम की बेहतरी के लिए मुझसे कोई काम लेना होगा तो मेरा कप्तान जो है मेरी प्लेसमेंट करेगा और मुझे नई जिम्मेदारी के साथ कहीं खेलने का मौका देगा और मैं पार्टी के अदना कारकुन के तौर पे अपना काम करती रहूंगी। चलें जी, आपने तो बड़े खुले दिल का मुजाहरा कर दिया इस वक्त। बट ऑब्वियसली हम वो फील कर सकते हैं, हर्ट तो इंसान वैसे फील करता ही है। और ऐसा नहीं कि तरीके इंसाफ में सिर्फ आप ही ऐसी हैं जिन्हें साइड पर किया गया हो, तो इस अंदाज से किया गया कि लोगों को बातें बनाने का मौका भी मिला। ये सबसे अजीब बात है, ख़ास तौर पर हुकूमत पंजाब के तर्जुमानों के साथ तो यही होता चला आ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि वज़ीर आज़म को अपनी इस पॉलिसी पर नज़रसानी की ज़रूरत है? क्योंकि ये इज़्ज़त अफजाई हो तो कौन टिकेगा तहरीक इंसाफ में? कुछ एक तरीका जो है उसको बेहतर कर ले। जी, ये है कि पंजाब के अंदर चूँकि मुश्किल मोर्चा है, यहाँ इस पंजाब के अंदर हमारा जो मुखालिफ जमात है उसने एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर, मीडिया के अंदर, आवाम के जहनों के अंदर एक डिफरेंट एनवायरनमेंट और ट्रेंड सेट किया हुआ है। और यहाँ बड़कों की सियासत और डंडे सोटे की सियासत जो है वो पजीराई लेती है। तो यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का एक शरीफुन नफ्स लीडर के तौर पे और वज़ीर आला के तौर पे वो तमाम किरदार जो वो अवामी फलाह बहबूद के कर रहे हैं उनका ढोल नहीं पीट रहे। तो जो ढोल नहीं पीटता शायद वो उस तरह से मीडिया की स्क्रीन पे हिट नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें मिला के अल्टीमेटली यहाँ कोई 5वां इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है जो बदला गया है। और मैं ये तवक्को करती हूँ कि अगला जो आने वाला हमारा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो वो आखिरी इनिंग्स तक पीटीआई की खेले, ताकि वज़ीर आला की जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम और प्लान्स हैं और उनकी इमेज बिल्डिंग है वो ज़्यादा अच्छी और आसान तरीके से वो करे। और ये बाकी जो हम 5 थे शायद उस तरह से अपनी सलाहियतें जो है वो नहीं मनवा सके। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। वो कह रही है जो हम 5 जो थे वो ठीक नहीं प्रॉब्ली कर सके, जो आखिरी है उसके लिए नेक तमन्नाओं का आपने इजहार कर दिया है। तो बड़ा ग्रेशियसली आपने, क्योंकि ये जो हुआ है सारा और ऑब्वियसली लोगों को इतना कुछ कहने का मौका भी मिल गया और फिर सोशल मीडिया तो आपको पता है ना किसी चीज़ को किसी को भी नहीं छोड़ता। तो फिर भी आपने बड़ा ग्रेशियसली इस ट्रीटमेंट को मैं कहती हूँ बर्दाश्त किया है। अच्छा जी, वो शी वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू अ नई जिम्मेदारी एज वेल। गुफ्तगू से तो ये अंदाजा भी हुआ। बट अभी वो है नहीं, बट शी इज होपिंग फॉर अ न्यू जिम्मेदारी। अच्छा जी, जरा क्रिकेट की बात कर लें। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए तैयार है और दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट होगा कल से शुरू। पाकिस्तानी टीम बाबर आजम की क़यादत में मैदान में उतरेगी और इससे कबल वेस्ट इंडीज के खिलाफ कौमी टीम 4 T20 की मैचेस की सीरीज 1-0 से अपने नाम भी कर चुकी है। और जी, टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान का हालिया रिकॉर्ड जो है वो ज़्यादा मुतासर कुन नहीं है और इस फॉर्मेट में अभी बाबर आजम और दीगर खिलाड़ियों को मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत भी है। तो लिहाजा दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी दैट प्रोसेस जिसमें ये ज़रा अपने आप को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ हैं। सिकंदर बख्त ऑलवेज हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। सिकंदर, सबसे पहले पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट की तो ऑब्वियसली एक अच्छी टीम कही जा सकती है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में हमारा हालिया रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन नहीं रहा। तो पहले तो ये तो बता दें कि इसकी क्या वजह है, उसके बाद हम बाकी सवाल करेंगे। देखें, बेसिकली जो वजह है उसकी ये है कि हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो हमारे लड़के हैं वो PSL से और T20 के गेम से खेल कर आ रहे हैं, वो ज़्यादातर उनका कंसंट्रेशन जो है छोटे फॉर्मेट पे है, जिसके वजह से उनका जो मिजाज है वो उसकी तरफ जा रहा है। हमने अपनी क्रिकेट को श्रिंक कर दिया है। पहले हमारे पास 18 टीमें थी, क्रिकेट फैली हुई थी, क्रिकेट लोग ज़्यादा खेला करते थे, ज़्यादा लड़के खेला करते थे। अब
वो जो डोमेस्टिक क्रिकेट अब हम देखें, अब मैं नसीम शाह की मिसाल दूं आपको या हारिस रऊफ की मिसाल दूं, वहाँ पर धानी है, वहाँ पर जो है जाहिद महमूद है, ये वो लड़के हैं कि जो इतना ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले डोमेस्टिक की, उनको जब तक 20-20 ओवर जाके 25-25 ओवर पर डे नहीं कराएंगे वो डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो उनकी मजबूतियाँ नहीं होंगी। इसी तरह जो हमारे बैट्समैन हैं उनका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो बेहतर कैसे होगा। हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं जिसमें अजहर अली है, उसके बाद आपके पास फवाद आलम है, बाबर भी है, रिजवान भी है, ये लोग खेलते आए हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि जो हमारे नए बच्चे आ रहे हैं वो छोटे फॉर्मेट से। अच्छा सिकंदर, हमारी जो टेस्ट टीम है T20 से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, कुछ 2-4 खिलाड़ी आगे पीछे हैं। आप समझते हैं कि ये टीम ऐसी है जिससे वेस्ट इंडीज़ को डरना चाहिए, एक टफ कंपटीशन मिलेगा उन्हें हमसे? देखिए, पाकिस्तान की टीम के यही लड़के होते हैं, चाहे आप वर्ल्ड कप में जाएंगे, जीतेंगे या हारेंगे, तो यही लड़के होते, तकरीबन 2-4 लड़के ऊपर नीचे, जिस तरह आपने कहा कि वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो वेस्ट इंडीज को हमसे डरना ही चाहिए। पाकिस्तान की टीम से हर कोई डरता है, हम बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हैं। हमारी टीम का अगर चलती है तो 10 विकेटों से जीत जाती है मैच, कभी 9 विकेटों से जीत जाती है, और अगर हमारे लड़के नहीं चलें तो फिर उसके बाद आपको पता है कि क्या होता है। वो हमारी टीम से लोग डरते ज़रूर हैं, इसलिए कि हम अनप्रिडिक्टेबल हैं। हम लोग की जो टीम है, हम लोग जो है एक ही लाइन पे नहीं होते। हमारा कुछ भरोसा नहीं कि हम कब अच्छा खेलें कब बुरा खेलें। हमें जो है टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो है हमारे पास अब स्पिन का भी अटैक अच्छा आ गया है, हमारे पास स्पेस अटैक भी अच्छा है। बैट्समैन के हमारी जो मिडिल ऑर्डर है उसकी फवाद आलम की वजह से और अजहर अली की वजह से स्ट्रॉन्ग हुई भी है। तो मैं समझता हूँ बाबर भी है साथ में, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी टीम है जिससे हर एक। अच्छा सिकंदर, एक और बात, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम में अब तक जो नज़र आ रहा है वो ये है कि उनका जोर बैटिंग पर ज़्यादा होगा, तो क्या हमारे बॉलर्स इस वक्त ऐसी फॉर्म में हैं कि ये कंट्रोल कर सकें? देखिए, वेस्ट इंडीज की जो मैं टीम के आज मैं स्टडी करने की कोशिश कर रहा था उनको, और भी अभी अगले दिन तक मैं और भी ज़्यादा इसको स्टडी करूँगा। उनके पास ऑलराउंडर्स, स्पिनिंग ऑलराउंडर्स भी रखे हुए हैं उन्होंने, और उन्होंने जो है फास्ट बॉलर्स रखे हुए हैं। उनके पास बैटिंग भी तगड़ी है, तो वो अपने ग्राउंड के ऊपर उन्हें पता है कि किस मिजाज से, किस अंदाज से खेलना चाहिए, उनको अपनी पिचेस का अंदाज़ा होगा। तो हमारे लिए वो मुश्किल भी क्रिएट कर सकते हैं। अब जब भी कोई होम टीम जब भी अपने ग्राउंड पे खेलती है तो वो खतरनाक होती है, इसलिए कि उनको आइडिया होता है। मगर हमारी टीम भी बहुत अच्छी है, बैलेंस है हमारे पास। जैसे मैंने पहले कहा कि स्पिनर्स भी हैं, फास्ट बॉलर्स भी हैं, बैटिंग भी हमारी मजबूत हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा एक अच्छा मुकाबला होगा इस वेस्ट इंडीज के साइड से। ठीक जी, बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्त। वी लुक फॉरवर्ड टू द सीरीज इंडीड। अभी हम एक देखिए, जो जिसका होम ग्राउंड होता है उसकी कितनी एज होती है, क्योंकि वो ही नोज हिज टेरेन, ही नोज हिज पिचेस एंड ग्राउंड्स एंड एवरीथिंग। इसलिए मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि पाकिस्तान शुड प्ले मोर क्रिकेट इन पाकिस्तान एंड अदर टीम्स शुड कम, ताकि भाई फायदा हमारा होना चाहिए। आपको पता है ना, वी आर सर्टेनली लुकिंग फॉरवर्ड टू द न्यूजीलैंड की पाकिस्तान में जो सीरीज होने वाली है, और उसके लिए तो हम तैयार हैं। वी आर एक्साइटेड एज वेल। और एक टॉपिक जिस पे हम जरा डिटेल में बात भी करेंगे, बिकॉज इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर रेलिवेंट एवरी डे। आपको बताएं कि अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद से जारी अफगान तालिबान के हमलों का दायरा काबुल हुकूमत के महफूज तरीन इलाकों तक पहुँच गया है, और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक तालिबान दारुल हुकूमत काबुल से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर रह गए हैं, विच इज़ रियली नथिंग। आपको ये भी बताएं कि तालिबान 5 रोज़ के दौरान 9 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर चुके हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन भी कह चुके हैं कि अफगान लीडरों को मुत्तहद होकर अपने लिए लड़ना होगा, लेकिन हर महाज पर सरेंडर करने वाली अफगान हुकूमत अपनी नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर ही डालने में मसरूफ और है। आप भी और हम भी ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं ना कि इतने सालों की अमरीकी अफवाज की ट्रेनिंग, नेटो की ट्रेनिंग और ग्लोबल फोर्सेस की ट्रेनिंग, और उसके बाद एड इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स, उसके बाद मशीनरी, वेपन्स, एवरीथिंग, उसके बावजूद ही अपने आप का दिफा नहीं कर सकते। बिल्कुल ही हाउस ऑफ कार्ड्स साबित हुआ ये सारा कुछ। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में एक बार फिर पाकिस्तान पर तालिबान की पुष्टपनाही के इल्जामात लगाए गए हैं। somebody who cannot defend their own country, बस फिर दूसरों पे ब्लेम गेम होता है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने अफगानिस्तान में मुदाखलत के इल्जामात यकसर मुस्तरद कर दिए हैं। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह कर दिया है कि अफगान हुकूमत ब्लेम गेम से बाज रहे, इल्ज़ाम तराशी की बजाय पायदार अमन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ चलने वाले सोशल मीडिया ट्रेंड्स में भी अफगान हुकूमत की अहम शख्सियात हिस्सा बन रही हैं। अभी भी आप देखेंगे 2-4 इसी से मुताल्लिक पॉलिटिकल ट्रेंड्स ट्विटर पर चल रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब ये जो ब्लेम गेम किया जा रहा है अफगान हुकूमत की तरफ से,
से अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को जो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, इसको किस तरह काउंटर करना है? वेरी अनफॉर्चुनेट। जाहिद साहब से सबसे पहले तो यही पूछेंगे, जाहिद साहब पाकिस्तान की अफगानिस्तान पर पोजीशन भी वाजे है और हमारा माजी का रिकॉर्ड भी ये है कि उनके बुरे हालात में हम ही हैं जो उनके काम आए। तो इसके बावजूद अफगान हुकूमत पाकिस्तान को शक की निगाह से देखती है, तो इसकी वजह आपको क्या नजर आती है? हमने पूरी दुनिया को ये बावर करवाया कि अफ़गानिस्तान के मसले का कोई मिलिट्री सलूशन नहीं है और इसका वाहिद हल जो है वो एक निगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट है। लेकिन आज देखें कि पूरी दुनिया जो है वो हमारे उस मौक़िफ़ के साथ खड़ी हुई है। जो आपने बात की कि पाकिस्तान की दरमियान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक ट्रस्ट डेफिसिट की, हम ये समझते हैं कि इंतहाई अनफॉर्चुनेट बात है। पाकिस्तान की अगर आप देखें कि अफ़गानिस्तान के पीस प्रोसेस में जो कंट्रीब्यूशन है, पाकिस्तान ने जिस तरह ओवर 4 मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज़ को होस्ट किया, पाकिस्तान ने जिस तरह अफ़गानिस्तान के अंदर जो कंटिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से जो सफ़र किया, तो पाकिस्तान की सेक्रीफाइसेस उस हवाले से बेताश हैं। और दूसरा हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक मेकनिज़म मौजूद है, इंस्टीट्यूशनल मेकनिज़म। ख़ास तौर पर मैं यहाँ बात करूँगा अफ़गानिस्तान पाकिस्तान एक्शन प्लान फॉर पीस एंड सॉलिडेरिटी, कि ये आम अफ़गान अवाम जो है वो उसकी फीलिंग नहीं है। ये कुछ एलिमेंट्स हैं, लेकिन हम उन एलिमेंट्स को कभी भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनके ऊपर असरअंदाज नहीं होने देंगे। हम ये समझते हैं कि कुछ स्पॉयलर्स हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं और अफ़गानिस्तान से बाहर भी। हम किसी भी किस्म की उनकी जो कोशिशें हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट को बढ़ाने की या वेज क्रिएट करने की, हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। जी अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान मगरबी मीडिया और अफ़गान हुकूमत के लोगों को जवाब तो दे तो रहता है, लेकिन इल्ज़ामात का सिलसिला अल्टीमेटली बंद होना भी बड़ा ज़रूरी है। दोनों ममालिक हमसाए हैं, अच्छे ताल्लुकात में ही सबका फ़ायदा है और हम हर फोरम पर यह बात कर चुके हैं कि अफ़गानिस्तान में पीस होगा तो पाकिस्तान में भी पीस रहेगा। अब ये दुनिया और ख़ास तौर पर अफ़गान हुकूमत को कैसे समझाई जाए बात, और किस तरीके से समझाई जाए कि प्रोपेगेंडा किसी तरह बंद हो सके? पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन है अफ़गान पीस प्रोसेस के अंदर, अभी तक अफ़गान पीस प्रोसेस में जो 3 इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसे हम माइलस्टोन्स कहते हैं, वो पाकिस्तान के ताउन से ही मुमकिन हो सका। उसमें सबसे पहला यूएस और तालिबान के दरमियान जो पीस एग्रीमेंट हुआ लास्ट ईयर इन फरवरी, उसके बाद जो इनिशिएशन हुई इंट्रा अफ़गान निगोशिएशंस की इन सितंबर लास्ट ईयर, और तीसरा फिर नवंबर में जो हुआ एग्रीमेंट ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर्स। उसके अलावा पाकिस्तान ने जितने भी अफ़गानिस्तान के ऊपर रीजनल इनिशिएटिव्स हों, चाहे हम हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस की बात करें, चाहे हम ट्रोइका प्लस की बात करें जिसकी मीटिंग दोहा में होने जा रही है, पाकिस्तान उसमें पार्टिसिपेट करे, तो हमने इन तमाम रीजनल फोरम्स को भी सपोर्ट किया। देखें, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन का क़याम चाहता है और उसके लिए हम ये समझते हैं कि तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ हम मिलकर काम करने को तैयार हैं और अफ़गानिस्तान में भी हम तमाम साइड्स के साथ काम करने को तैयार हैं। एक जो इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर हमेशा लगाया जाता है कि शायद हमारे कोई फेवरेट, तो पाकिस्तान ने बारहा ये बावर करवाया कि हमारे अफ़गानिस्तान में कोई फेवरेट्स नहीं है। वी स्टैंड विद द पीपल ऑफ अफ़गानिस्तान, वी स्टैंड फॉर पीस इन अफ़गानिस्तान। इसी वजह से ना सिर्फ हम अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ एंगेज्ड हैं, बल्कि हम बाकी भी तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो अफ़गानिस्तान में हैं उनके साथ एंगेज्ड हैं। हम ये समझते हैं कि जो हमारा कंस्ट्रक्टिव रोल है अफ़गान पीस प्रोसेस के हवाले से, वो हमने माजी में भी प्ले किया है एंड वील कंटिन्यू प्लेइंग दैट रोल। बड़ी अच्छी तरह आपने समझा दिया जाहिद साहब। इस पूरे मामले पर पाकिस्तान की पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी कि अफगानिस्तान में ताकत के ज़ोर पर कोई काबिज़ हुआ तो ये हमें काबिल कबूल नहीं होगा, लेकिन वहाँ सियासी अमल जिस हाल में चल रहा है और जो नताइज दे रहा है वो भी मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ ले जाते नज़र नहीं आ रहे। फिर हल क्या आप देखते हैं, पाकिस्तान की तजवीज़ क्या है? देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हम ये बिल्कुल समझते हैं कि अफ़गानिस्तान में क्योंकि मिलिट्री सॉल्यूशन कोई नहीं है, इसलिए हम वहाँ पर मिलिट्री टेक ओवर जो है वो कंट्रोल थ्रू मिलिट्री फोर्स उसकी भी हमायत नहीं करते। आपको वहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि उनके जो गवर्नेंस इशू हैं उनका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। देखें, जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के स्पोक्स पर्सन ने बात की वो बहुत अहम बात है।
उन्होंने कहा कि जी अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो उनकी अफ़गान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्स है उसके पास जो मॉडर्न आर्मामेंट है वो तालिबान के पास नहीं है। उनके पास जो नंबर्स हैं उनके तालिबान से कहीं ज़्यादा हैं। उनके पास जो एयर पावर है वो तालिबान के पास नहीं है। उनकी जो कैपेबिलिटी है वो बहुत है। अब इन सारी चीज़ों के बावजूद हमें ये देखना वो होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखना होगा कि क्यों अफ़गानिस्तान के अंदर सूरत हाल ऐसी है कि जहाँ पे हमें उनकी फोर्सेस का एक मेल्टडाउन नज़र आ रहा है। तो पाकिस्तान को स्केप गोट करने की बजाय हम ये समझते हैं कि ये इंतहाई अहम बात है कि उसकी असल वजूहात को देखा जाए। और मैं एक और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये करनी चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना या और चीज़ें जिससे पीस प्रोसेस के अंदर जो है वो एक खलल आए, जिससे एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो, उसकी बजाय तमाम एनर्जीज इस वक्त फोकस करनी चाहिए पीस प्रोसेस के ऊपर, ताकि एक अफ़गानिस्तान के अंदर देरपा और पुरअमन जो अफ़गानिस्तान है उसका क़याम मुमकिन हो सके। बहुत शुक्रिया आपका ज़ाहिद साहब, आपका वक्त किया। सर्टनली देयर इज़ नो मिलिट्री सोल्यूशन टू अफगानिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है वो अफगानिस्तान प्रॉब्लम, और पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए। बातचीत के ज़रिए ही ये मामला हल हो सकता है और दोनों फरीकों पर्टिकुलरली अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत को लचक दिखानी चाहिए है। नेगोशिएशन इज़ द वे अहेड एंड ऑल्सो स्टॉप विद दीज ट्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया। ये भी रुकना चाहिए बिकॉज ये वैसे ही एक चैलेंजिंग सिचुएशन में एक और नेगेटिविटी डालने वाली बात है। क्योंकि अगर सोचा भी जाए, मतलब एक थिंक विद स्ट्रेट हेड, कौन चाहेगा कि दोनों तरफ में कोई आपकी दुश्मन मुल्क जो हैं वो चल रहे हैं और आप दोनों तरफ डिवाइडेड हो? व्हाई वुड पाकिस्तान वांट दैट? मतलब क्यों पाकिस्तान के मफाद में होगा कि अफगानिस्तान में कोई सेटलमेंट ना हो? तो लिहाजा प्लीज़ लेट गो ऑफ दीज वेरी मीन ट्रेंड्स जो सोशल मीडिया पे इस वक्त चल रहे हैं। करने के बजाय पाकिस्तान से मदद लें, पाकिस्तान की सपोर्ट लें, ताकि जो सूरत हाल बनी हुई है का हल निकाला जा सके, इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ा जा सके। पाकिस्तान के एक्सपीरियंस से सीखें। मतलब पाकिस्तान एक एस्टैब्लिश्ड मुल्क विच नोज हाउ टू नेगोशिएट थ्रू द वर्ल्ड, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप मतलब अभी तो निकल रहे हैं अपने। अभी आगे बढ़ेंगे, खबर है हमारे पास एंड इट्स नॉट अ वेरी गुड न्यूज़। न्यूजीलैंड के लेजेंड क्रिकेटर हैं क्रिस क्रेन्स, इनकी तबीयत ऑस्ट्रेलिया में ख़राब हो गई और शहरक के इनके कई ऑपरेशंस किए जा चुके हैं, लेकिन ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ही इज़ करंटली ऑन लाइफ सपोर्ट राइट नाउ। अच्छा, आपको ये भी इनके बारे में ज़रा बता दें कि क्रिस क्रेन्स ने न्यूजीलैंड की जानिब से 62 टेस्ट और 200 वनडे खेले हैं और उन्होंने टेस्ट मैचेस में आखिरी बार 13 जून को एक टेस्ट मैच खेला था, 13 जून 2004, और फिर वनडे 2006। तो काफ़ी अरसा हो चुका है, बट he is well remembered by people. So may he gets well soon. और अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ और बातें करेंगे। UAE में बाय द वे जो एंट्री प्रोसेस है उसमें क्या तब्दीली की गई है, कौन जा सकता है कौन नहीं, बताएंगे आफ्टर दिस। कोरोना की सूरत हाल जो है ना वो थम नहीं रही है। कराची में ऑल्दो लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है, लेकिन रावलपिंडी की सूरत हाल देखें। 9 अगस्त के जो फिगर्स थे, रावलपिंडी वाज मोर देन ऑलमोस्ट 32% पॉजिटिविटी रेट था रावलपिंडी का। मतलब कि लिटरली जब ऐसे फिगर सुनते हैं ना तो दिल नहीं चाह, सोचना भी मुश्किल लगता है कि आप घर से भी कैसे निकलें, जब तक ऑफ कोर्स कोई मजबूरी ना और कामों पे तो जाना ही है लोगों ने। सो यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि ये तो रियलिटी है। पिछले 24 घंटों का हाल भी आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में 81 पीपल 81 अफराद जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं कोविड की वजह से, और नए केसेस 4856 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 4856। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7.5% पे है इस वक्त, और कराची में कोरोना केसेस की शरह अगेन ऑलमोस्ट 22% है, 21.89, और हैदराबाद में 24 घंटों में कोरोना केसेस की शरह 15% से बढ़ गई है, 15.92% हो गई है, यानी कि ऑलमोस्ट 16%। और सिंध में 24 घंटों में कोरोना के बायस 40 अफराद इंतकाल कर गए हैं। सो ये है लेटेस्ट स्टैट्स, और ये वबा तो थम नहीं रही है क्योंकि हमने अपनी आदतें नहीं बदली। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट। मतलब जब चले कोविड को निकाल दें, हमें कोई सामने एक लूमिंग डिजास्टर अगर नजर आ रहा हो, बेशक वो किसी वबा की फॉर्म में हो, कोई एक्सीडेंट हो, कोई मौसम ऐसा बन रहा हो जो आपको पता है कि जी आज समुद्र में नहीं जाना क्योंकि वेव्स, हम कोई एहतियात कर लेते हैं ना उसके बारे में। तो ये भी तो वही चीज़ है। मतलब प्लीज़ गेट योरसेल्व्स वैक्सीनेटेड, वरना आप तो शायद अपने आप को इस वक्त देख रहे होंगे, आप जवान हैं, आप समझते हैं कि आप
आप बचा लेंगे अपने आप को, लेकिन आप एक जरिया बन सकते हैं। आपकी जरिया क्या वजह बन से सकते हैं? आप सुबह मुझे बता रही थी कि हमारे एक जानने वाले हैं और आपके एक दोस्त हैं, ही इज अ यंग गाय, 37, 38, 39 का मतलब होगा, 30s के लोग हैं, 30 का, वेंट पे हैं, he is on a ventilator since a month, और इसी वेंट पे रहने के दौरान उस लड़के की वालिदा का इंतकाल हो गया। और उनको भी कोविड हुआ, वो इंतकाल कर गई, इस लड़के को पता भी नहीं है कि हिज मदर हैज पास्ड अवे। मतलब प्लीज ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं है, ये रियलिटी है, ये रियल लाइफ है लोगों की, विच पीपल आर गोइंग थ्रू। बी रिस्पॉन्सिबल, एटलीस्ट हमें पता हो कि जी हमारा कोई शेयर नहीं था इस चीज को फैलाने में, तो हमने मास्क पहने रखा है, हम ज्यादा लोगों से नहीं मिले, इन लोगों से मिले हुए हैं, इनके साथ और आप लोग भी जानते हैं अब्दुल्ला, आप तो हर कोई जानता है, एवरीबडी नोज ऑफ पीपल जो कि इफेक्ट भी हुए हैं, हैव पास्ड अवे एज वेल, तो इसको लाइटली मत लीजिए, प्लीज वैक्सीनेट कराइए। अच्छा जी, इलाज के लिए कोशिशों का एतराफ़ भी बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान में जो की जा रही है, किया जा रहा है। आलमी इदारे सेहत ने डाउ यूनिवर्सिटी के कोरोना वायरस के इलाज के लिए इस्तेमाल किए गए तरीके की हौसला अफजाई की है। डाउ यूनिवर्सिटी में IVIG तरीका इलाज पर प्रोफेसर शौकत अली और उनकी टीम ने तहकीक की है। लेबॉरेटरी और क्लिनिकल ट्रायल से तरीक़ाकार की आजमाइश की गई है। तरीका इलाज से वेंटिलेटर पर मरीज़ की रिकवरी 50% से ज़ायद साबित हुई है। प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ नए मकामी वेरिएंट को न्यूट्रलाइज कर सकेंगी। कामयाब तजर्बे को आलमी इदारा सेहत की जानिब से लिखे गए ख़त में इंतहाई अहम किरदार करार दिया गया है। आलमी इदारा सेहत समझता है कि ये तरीका इलाज तिब की दुनिया में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसी पर ज़रा हम बात करते हैं। दिस इज सम गुड न्यूज़। डॉक्टर शौकत अली ही हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर शौकत से हमने यही पूछना है कि ये है क्या IVIG। सो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस। पहले बिल्कुल बुनियादी सवाल वही कि ये IVIG क्या होता है और इससे कोरोना का मरीज क्या मुकम्मल सेहतियाब हो जाता है, ये वैक्सीनेशन से कितना मुख्तलिफ है, ये कुछ बातें क्लियर कर दें। IVIG असल में इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन एक तरीका इलाज है जो हमने लास्ट ईयर मुतारिफ कराया था कोविड-19 की ट्रीटमेंट के लिए। ये तरीका इलाज कुछ इस तरह का होता है कि जिसमें जो सेहतियाब लोग होते हैं कोरोना वायरस के मर्ज से, जो सेहतियाब लोग होते हैं उनका प्लाज्मा जो है वो कलेक्ट किया जाता है। उस प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं जो कि SARS-CoV-2 वायरस को न्यूट्रलाइज कर सकती हैं। तो हम जो है वो सेहतियाब मरीज़ों का प्लाज्मा जमा करते हैं, उसको एक जगह पूल करते हैं और उसमें से फिर वो एंटीबॉडीज़ जो है वो प्यूरिफाई करते हैं। न सिर्फ वो एंटीबॉडीज़ जो SARS-CoV-2 वायरस को न्यूट्रलाइज करती हैं, बल्कि उसके अलावा किसी भी मर्ज से वो शख्स अगर गुजरा होता है तो उसके खिलाफ भी एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं। इस तरह हमारे पास एक रेंज ऑफ एंटीबॉडीज़ इसमें मिलती हैं जिसमें कोरोना वायरस के खिलाफ और दूसरे जरासीम के खिलाफ एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं, जिनको हम कंसनट्रेटेड फॉर्म में लेके आती हैं, जिसको हम इंट्रावेनसली देते हैं और ये IVIG कहलाता है। और ये तरीका इलाज जो है हमने लास्ट ईयर इसको क्लिनिकल ट्रायल से गुजारा, फेज़ 1 और फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल से गुजारा, और उसके नतीजे में ये बात साबित हुई कि ये तरीका इलाज मुकम्मल तौर पर महफूज है। और इसके अलावा सीवियर कोविड-19 का पेशेंट, यानी वो कोविड-19 का पेशेंट जिसको सांस लेने में दुश्वारी हो रही होती है, जो हॉस्पिटल आता है और HDU में एडमिट होता है, ऐसे पेशेंट में 100% रिकवरी सामने आई है। और रिसेंटली WHO ने एक खत मुझे लिखा है और जिसमें उन्होंने इस प्रोजेक्ट की तारीफ की है और ये बताया कि ये इंतहाई अहम प्रोजेक्ट है कोविड-19 के खिलाफ, और इसीलिए WHO इसको अपनी जो डायरेक्टरी बना रही है, जो दवाओं की जो कोविड-19 में मौसर साबित हुई हैं उसमें शामिल कर रही है। बड़ी अहम कामयाबी है, कंग्रेचुलेशंस ऑन दिस। डॉक्टर साहब, आलमी इदारा सेहत की जानिब से शाबाशी मिलना सर्टनली कोई छोटी बात नहीं है। आप समझते हैं कि इस तरीका इलाज में मज़ीद कामयाबियाँ मिली तो ऑन अ ग्लोबल लेवल ये बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। सर्टनली इसका क्रेडिट पाकिस्तान को, आपको, आपकी टीम को जाएगा। हम ये चाहते हैं कि अब पाकिस्तान में हम क्लिनिकल ट्रायल के जो डिफरेंट फेजेस से गुजार चुके हैं, अब क्योंकि पूरे मुल्क में नई लहर आई हुई है, चौथी लहर आई हुई है, और जिसमें एक ऐसा वेरिएंट है जो इंतहाई ख़तरनाक है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। IVIG के अंदर जो ख़ास बात है वो ये है कि जब हम अपनी कम्युनिटी के अंदर से प्लाज्मा जमा करते हैं मुकामी लोगों का, तो उनके अंदर जिस भी वेरिएंट से वो शिकार हुए होते हैं उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ होती हैं, और इसीलिए ये तरीका इलाज बहुत मौसर साबित रहेगा, चाहे जितने भी वेरिएंट नए कम्युनिटी में दाखिल होते चले जाएं, खुदा न खास्ता, तो उनके खिलाफ इंतहाई मौसर हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है।
और यही वो WHO ने हमसे कांटेक्ट किया, यही वो वजह है जिसकी वजह से इसको एक गेम चेंजर समझा जा रहा है। और हमारी भी कोशिश यही है कि अब हम इस तरीका इलाज को, अब तक हमने डॉ यूनिवर्सिटी तक इसको मुख्तसर रखा हुआ था, लेकिन अब हमने जो है मल्टी सेंटर ट्रायल करना है और जो है वो पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी इस वक्त कोरोना की ये वबा मौजूद है और नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो हम हॉस्पिटल्स में जो लोड कम करने के लिए इस दवा को मैसर करें तमाम लोगों को ऑल ओवर पाकिस्तान। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल फिर कोरोना जो है वो ज़ोरों पर है और लोग फिर भी, बहुत से लोग इसको फिर भी संजीदा लेने को तैयार नहीं है, एहतियात करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप बराह रास्त इन मरीज़ों से डील कर रहे हैं, प्लीज़ लोगों को बताएंगे कि एहतियात ना करने का नुकसान क्या हो सकता है, बिकॉज आपके लिए तो ये एक आंखों देखा हाल है ऑन अ डेली बेसिस। जब हॉस्पिटल भर गए हैं तो हर शख्स एक कॉल्स का तांता रोज बंधा हुआ होता है, हर शख्स चाहता है कि वो अपने प्यारे को किसी तरह हॉस्पिटल एडमिट करा ले। और जिन लोगों के भी जो फैमिली मेंबर्स हैं, जब वो हॉस्पिटल की उस तकलीफ से गुजरते हैं, जब वो देखते हैं उनका सांस उखड़ता हुआ महसूस करते हैं, उस वक्त उनको एहसास होता है कि ये कितनी शदीद किस्म की बीमारी है और उस वक्त ही वो रियलाइज करते हैं। और ये जो आपको इस वक्त भी वैक्सीन के लिए लोगों का तांता बंधा हुआ नजर आ रहा है, उसकी वजह ये है कि जो चौथी लेयर आई है इसने किसी को स्पेयर नहीं किया है, हर दूसरे घर में मरीज है और पूरी फैमिली सफर की है। और यही वजह है कि लोग कानों का हाथ लगा के अब जो है वैक्सीन सेंटर के जो है वो रुक कर रहे हैं। और लोगों को ये समझना होगा कि वैक्सीन लगाने के बाद भी हमने एहतियात को इसी तरह कंटिन्यू करना है, सोशल डिस्टेंसिंग को और मास्क को इसी तरह ऑब्जर्व करना है। और जब तक ये वबा जो है वो अपने पीक पर है, तब तक हमें एहतियात का मुजाहरा ही करना है। ये बहुत अच्छी बात की है कि इवन आफ्टर द वैक्सीन आपको मास्क लगाना है। Indeed. बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर टीम। अभी जल्दी से आपको बताना है कि दुबई में दाखिले के लिए रिहायशी वीज़ा रखने वाले जिनका परमानेंट रेजिडेंसी है, वहाँ की पाकिस्तानियों को वैक्सीनेशन कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी और नई हिदायत के तहत 48 घंटे पहले PCR और 4 घंटे पहले रैपिड टेस्ट की शर्त बरकरार है। मेरा ख्याल है बहुत से लोगों को ऑनलाइन ये पता भी चल गया होगा। आई होप एवरीबडी इज डूइंग वेल। वो लोग जिनकी तबीयत थोड़ी अपसेट है उनके लिए ढेरों दुआएं, नेक तमन्नाएं। और जनाब आज हमारे कुछ आर्डेंट व्यूअर्स की सालगिरह है, सो हैप्पी बर्थडे to everybody who is celebrating their birthday today। नाम नहीं था कोई? 2-4 ज्यादा थे जरा असल में, अच्छा, ज्यादा नाम हो गए, एक ही में सबको निपटा दें हम। So happy birthday to you all and actually आज क्या डेट है? बिकॉज मुझे याद आया मेरी फ्रेंड की नहीं बर्थडे 2 दिन पहले थी। आज 11 अगस्त, 3 दिन बाद है जश्न आज़ादी। Are you guys excited? अच्छा, इसको भी बड़े रिस्पॉन्सिबली आप लोगों ने बाय द वे मनाना है। इट्स अ वीकेंड, तो वो वीकेंड पे और भी इंसान ज़रा प्लानिंग हो जाती है, लेकिन सजेस्ट हम लोग यही करेंगे कि प्लीज़ बाहर ना निकलें। ऑल्दो आपको एक बात बताऊं कि मैं पिछली जश्न आज़ादी पे मेरी अम्मी इधर ही थी कराची में, और हम किसी और काम से फार्मेसी टाइप जगह पे गए थे एंड वी गॉट स्टक इन द वर्स्ट रश दैट यू कैन इमेजिन। और मतलब कोविड के ही दिन थे ना पिछले साल भी, और पता नहीं 2-2.5 घंटे लगे थे घर वापस आने पे, जो कि लिटरली 10 मिनट दूर था। तो कहने का मतलब है कहना चाहिए भी कि नहीं, बस में फिर भी कहते रहना चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारी तो निभानी चाहिए ना कि जनाब हर काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें। वैसे भी मुहर्रम चल रहा है, उसमें भी जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं प्लीज़ शो सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पर्टिकुलरली प्रोसेशंस वगैरह में जब आप जाएंगे या जा रहे हैं तो do not forget to wear a mask, please do not forget to wear a mask, and do not forget to not take off the mask। तो लिहाजा आपने लगा के रखना है, अगर आप पहुंच ही गए हैं तो उतारना, एक सांस लेने के लिए भी आपने नहीं उतारना, बिकॉज ये डेल्टा वेरिएंट जो है ना इट इज़ एवरीवेयर। तो इसका लगना आपको पता ही है, कितनी बार डॉक्टर्स हमारे ही फोरम पे बता चुके हैं कि 100 टाइम्स ज़्यादा तेज़ी से ये लग जाता है। ये जश्न आज़ादी इवेंट्स, ईदों के बाद फिर आजकल मुहर्रम चल रहा है, तो इसके बाद एक नई सर्ज हम दुआ करते हैं कि हमें ना देखने को मिले। और ये सिर्फ उस सूरत में हो सकता है जब हम सब मिलकर, आप और मैं और हम सब एहतियात करेंगे। अगर आप थोड़े कंफ्यूज हो गए कि है तो लाहौर कलंदर और क्रिकेट से एसोसिएटेड है, लेकिन हॉकी अब कराएंगे और वो भी कराची हॉकी एसोसिएशन के साथ कलंदर हॉकी हो जाएगी फिर। बाय द वे ये भी प्लान है, बट ऑफ कोर्स इसके बारे में हम जरा बात करेंगे, इन डिटेल बात करेंगे। लेकिन पहले वजीर आजम का मिनी विजिट टू कराची, उस पर हम बात कर ले। और ये भी आपको बताते हैं कि वजीर आजम इमरान खान आज तो बहावलपुर का एक रोज़ा दौरा जो है वो करेंगे, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली की 14 नशिस्तें देने वाले कराची के लिए वजीर आजम के पास भी अपनी नशिस्त भी देने वाले, या वी नो दैट। तो वज़ीर आज़म के पास महज 3.5 घंटे ही थे कराची के लिए।
तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के मसाइल का हल वज़ीर आज़म की तरजीहात में कहीं बहुत पीछे है। होगा, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं है, बट इट्स नॉट ऑन प्रायोरिटी। वज़ीर आज़म ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का जायज़ा लिया और तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त और ब्रीफिंग ली और मनसूबों की जल्द तकमील की हिदायत की है। गवर्नर सिंध ने वज़ीर आज़म के कराची के चंद घंटों के दौरे के मौके पर ऐलान कर दिया कि ग्रीन लाइन मनसूबे की 40 बसों का रुख कराची की जानिब हो चुका है और अक्टूबर में बसें चलना शुरू हो जाएंगी। बहरहाल महसूस हो रहा है कि वज़ीर आज़म के कराची से सौतेले सलूक की वजह से शहर में फिर से सियासी खला पैदा हो गया है। सियासी पंडित भी समझते हैं कि 2023 के आम इंतखाबात में शायद तहरीक इंसाफ को कराची से वैसी सीटें ना मिलें जो पिछली दफ़ा मिली हैं। पिछले ज़मीनी इंतखाब में PTI को कराची में इबरतनाक शिकस्त भी हुई है। इसी सूरत हाल को देखते हुए PPP मुतहर्रिक हो चुकी है और मुर्तज़ा वहाब को की बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनाती इसी जानिब सर्टनली एक इशारा है। आज जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं कि वज़ीर आज़म कराची तो बिल्कुल आए थे, लेकिन उनका कराची की डेवलपमेंट के हवाले से या कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से कोई इजलास नहीं था, जिसमें नेचुरली जब इजलास नहीं था तो ना वज़ीर आला को मदऊ किया गया, ना एडमिनिस्ट्रेटर कराची को मदऊ किया गया। गालिबन वो डॉकयार्ड पर आए थे और डॉकयार्ड का इवेंट अटेंड करने के बाद वो बलूचिस्तान रवाना हो गए। कराची वाले तो फौरी तौर पर मसाइल का हल चाहते हैं और जो कोई भी ये कर देगा उसी को ये शहर मैंडेट भी दे देगा। तो दिस इज़ एज ईजी एज इट गेट्स। और बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ इस दौर से मैं नहीं कहूँगी कि लग रहा है कि बाहर ना हो जाए। हाँ, बाहर ना हो जाए। PTI के रहनुमा खुर्रम शेर ज़मान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं, शायद उनकी मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म साहब से। खुर्रम साहब, वज़ीर आज़म कराची आए, 3.5 घंटे रहकर वापस चले गए। शहर वाले इंतज़ार करते रहे कि इमरान खान साहब कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के बारे में ख़ुद कुछ बताएंगे, लेकिन महज एक मीटिंग तक बात महदूद रही, उसमें भी एडमिनिस्ट्रेटर, वज़ीर आला किसी को नहीं बुलाया गया। तो क्या वज़ीर आज़म साहब को कराची वालों से कोई कांटेक्ट पसंद नहीं है या वैसे ही बस टाइम नहीं था उनके पास? व्हाट रियली हैपेंड यस्टरडे? नहीं, देखें, ये इमरान खान साहब आपके मुल्क के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और उनकी जो ज़िम्मेदारी है वो ये है कि जो प्लान उन्होंने ऑलरेडी अपनी टीम को पूरा दे दिया है उसको उन्होंने फॉलो अप करना है। और उनकी कराची में आने का जो मकसद था वो ये था कि सबसे पहले तो जो उनकी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स, वो काम कैसा कर रही है, उनके प्लान्स क्या हैं और वो कब तक वो कंप्लीशन के ऊपर होंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले से इरादा किया हुआ था यहाँ पे आना था, उनको डिटेल में पूरा मिनिस्टर साहब की तरफ से बताया गया है कि उनके क्या क्या प्लान्स हैं, उनकी कंप्लीशन डेट्स क्या हैं, उनकी टाइमलाइंस क्या हैं। वो उनका रीज़न था, प्लांटेशन की कैंपेन का था। और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब फॉलोअप करने आए थे, देखने आए थे कि जो प्लान्स कराची के लिए फाइनलाइज हो गए थे आज से साल पहले, उसका स्टेटस क्या है, वो कहाँ पे खड़े हैं, कितने काम हो चुके हैं, कितने नहीं हुए हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये खुश नसीबी है कराची शहर की कि उसे ऐसा वज़ीर आज़म मिला है कि वो अपने मिनिस्टर से काम भी तमाम उनका भी फॉलोअप ले रहा है और उनका स्टेटस ले रहा है। वैसे खुर्रम साहब, ये बातें भी जूम कॉल पे हो सकती थी, मतलब इसके लिए भी उनको वैसे तो आने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर वो आ ही गए थे तो उनको फिर कोई ठोस बातें करके कोई दिखाना चाहिए था कराची को कि आई हैव कम फॉर यू। कुछ पॉलिटिकल ऑप्टिक्स भी होते हैं, बहुत सी चीज़, बल्कि ऑप्टिक्स ही तो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो बातें आपने गिनवाई हैं, दे आर वर्थ जूम कॉल। तो लिहाजा कराची की 1.5 दर्जन सीटें ही थी जिनकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ को वफाक में हुकूमत बनाने का मौका मिला था, ये तो सभी मानते हैं। लेकिन वफाक कराची के लिए कर क्या पाया ये सब नहीं जानते। तो आप नहीं समझते कि अगला टारगेट सिंध हुकूमत बनाना है तो यहाँ तवज्जो बढ़ानी पड़ेगी, कुछ और करना पड़ेगा? सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs ने पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर 9 अरब 90 करोड़ रुपए खर्च करके कराची की जो अंदरूना जितना भी मोहल्ला है उसको ठीक करा है। जैसे कि गलियां बनाई हैं, पानी की लाइनें हो गई, सीवेज का निज़ाम हो गया, पार्क्स हो गई, स्ट्रीट लाइट्स हो गई। ये तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और MPs ने किया है। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर 6 फ्लाईओवर्स मुकम्मल कराएँ, जो कि कभी आज तक एक साथ 6 ब्रिज इनॉग्रेट नहीं किए गए थे। वज़ीर आज़म साहब ने कराची शहर को 52 फायर ब्रिगेड्स दिए हैं। जब आग लगती थी तो लोगों की फैक्ट्रियां जल के राख हो जाती थी। वज़ीर आज़म साहब ने कराची शहर के लिए जो K4 का प्लान था वो जो है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, जो कि वफाकी हुकूमत अब उसको मुकम्मल करेगी। फ्रेट कॉरिडोर जो है वो बन रहा है, वो एक बहुत बड़ा प्लान है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ, कराची सर्कुलर रेलवे के ऊपर काम चल रहा है, तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, वो भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। नेक्स्ट मंथ जो है आपकी ग्रीन लाइन की इनॉग्रेशन हो रही है, वो भी
वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कराची के शहरियों के लिए मुकम्मल किया है। उसके अलावा इस साल के अंदर अंदाज़न हर MNA 1.25 अरब रुपए कराची शहर में अपने हलकों में खर्च करेगा। इससे पहले कराची में कब इतना काम हुआ है आप मुझे बता दें। ये तमाम जिम्मेदारियां हमारी नहीं थी, लेकिन क्योंकि कराची से इतना बड़ा मैंडेट है, ये एडिशनल फंड्स हैं जो वज़ीर आज़म साहब ने दिए हैं। उनके अलावा जो 18वीं तरमीम के बाद अरबों रुपए सूबाई हुकूमत को सालाना मिलते हैं, ये एडिशनल है जो हमने दिया है। सो मेरे ख्याल से इससे बड़ा काम कराची के लिए किया नहीं जा सकता था। इस साल के अंदर इससे बड़ा आप चेंज देखेंगे। लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं जो कि हम हल करने जा रहे हैं। सो खुरब साहब अपेरेंटली ऐसा लग रहा है सब कुछ कर दिया है, तो इस पे बस हमें शाबाश देनी चाहिए और इससे बड़ा काम कोई हो नहीं सकता था जो आपने कर दिया है। कम से कम आपकी गुफ्तगू से ये तासुर मिल रहा है कि एवरीथिंग इज़ डन और इससे बड़ा कोई काम हो ही नहीं सकता था। अब ये बता दें कि अगले इलेक्शन के लिए कराची वालों को कायल करना है और पीपल्स पार्टी भी इसी टारगेट पे है। चूँकि आप तो कह रहे हैं सब कुछ कर दिया है, तो आई एम श्योर आपकी नज़र में कायल हो गए होंगे। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी को देखें तो यहाँ पर एक सियासी तौर पर मुतहर्रिक एडमिनिस्ट्रेटर भी लगा दिए हैं। अगर आप समझते हैं कि मुर्तज़ा वहाब साहब कुछ कर गए, क्योंकि वो काम भी करते हैं, फिर नज़र भी उनका काम आता है, इज़ वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, अदर प्लेटफॉर्म्स, वैसे तो आप लोग भी हैं, तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी अपेरेंटली अगर बन जाए इन सारे कामों के बाद, तो आपकी पोजीशन ज़रा डामाडोल हो जाएगी शहर में। मुर्तज़ा वहाब तो सबसे पहले ये हिसाब दें कि 13 साल के अंदर 13 बसेस जो हैं इनकी हुकूमत कराची के शहरियों को नहीं दे सकी। 13 साल से इक़्तिदार के अंदर हैं, कराची के लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। 13 साल से इक़्तिदार के अंदर हैं, शहर में से कुत्तों का खात्मा नहीं कर सके। 13 साल के अंदर जो है ये कराची के शहरियों को स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ नहीं दे सके। साल 1.5 साल काम करके कचरा उठा के 4-5 बसें लेकर आ जाएंगे, सफाई सुथराई कर देंगे। इससे कराची के शहर बेवकूफ़ बनने वाले नहीं है। कराची की शहर को डिलीवरी चाहिए, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर काबिलियत नहीं है। उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि इनका कैप्टन ठीक नहीं है, उसका रीज़न ये है कि इनका लीडर ठीक नहीं है, उसका रीज़न ये है कि इनके पास कोई विजन नहीं है, उसका रीज़न ये है कि इनका कोई मिशन नहीं है। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीडिया के ऊपर आके कुछ ड्रामेबाजियाँ तो ज़रूर कर सकती है, दिखा सकती है, जिसके ये चैम्पियंस हैं, लेकिन कराची के पढ़े लिखे लोगों को ये डिलीवर नहीं कर सकते। इन्होंने तो कराची के बच्चों को नौकरियाँ तक नहीं दी हैं, जो जुल्म इन्होंने कराची के साथ किया है। सो आप समझते हैं कुछ कर लेंगे। कराची शहर पहले भी तहरीक इंसाफ का था, कराची के शहरियों ने वज़ीर आज़म को मुंतखब किया है। आज कराची का, आज पाकिस्तान का जो मेयार दुनिया के अंदर है, आज कराची की लोगों की वोटों की वजह से वज़ीर आज़म जीत कर जो पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान के लिए डिलीवर किया है। ये जो वैक्सीन्स लग रही हैं, ये किसने दी हैं वैक्सीन? ये तमाम वैक्सीन आपके वज़ीर आज़म ने दी हैं। आज पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर है, आपके वज़ीर आज़म साहब की तरफ से बेहतर है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम शेरज़मान हमारे साथ मौजूद थे। ग्रीन लाइन का क्रेडिट प्लीज़ आप ना लिया करें, क्योंकि पिछली हुकूमत में शुरू हुआ था मनसूबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से बरसर इक़्तिदार है, हमें ऐसा लगा क्योंकि जितना काम 2018 तक हो गया था, उसके बाद आप रफ्तार का जायज़ा ले लें कि कितना काम उसके बाद हुआ है ग्रीन लाइन। बॉटम लाइन ये है कि कराची के लोग वांट टू सी मोर फ्रॉम यू, बस इतनी सी बात है। मतलब वो एक होता है ना जी, ये रीजनिंग दें और आपने क्या किया और हमने क्या किया एंड ऑल दैट। नो, कराची नीड्स मोर फ्रॉम यू। अच्छा जी, असद उमर साहब बात कर रहे हैं इस्लामाबाद में, लेट्स लिसन टू हिम। ओहो, चले गए। अच्छा, क्या कह रहे थे वैसे? एक्शन भी लेना शुरू कर दिया। बहुत शुक्रिया। तो हम पता करते हैं कि वो क्या कह रहे थे और बताएंगे। चले, वो हम पता कर लेंगे कि क्या कह रहे थे। लेकिन इन द मीन टाइम वो हमने कलंदर हॉकी की बात की थी ना, तो उस पर मेरा ख्याल है कि हम बात कर लेते हैं। तो आपको बस पहले तो ये बता दें कि टोक्यो ओलंपिक्स के बाद वाज़े हो गया है कि पाकिस्तान को क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों पर भी तवज्जो देनी पड़ेगी। और कौमी खेल, can you believe I find it funny saying कौमी खेल हॉकी because we have not seen hockey in decades. We've not heard of it. हम तो सियालकोट में हॉकी का समीउल्लाह का स्टैचू लगाते हैं तो उसमें से गेंद और हॉकी उतार लेते हैं। हाँ, ये अफसोस की बात है। ये लिहाजा ये जो हम पॉइंट आउट कर रहे हैं ये चीज़ें भी, मगर अब ये बेड़ा जो है उठाया लाहौर कलंदर ने। कराची हॉकी एसोसिएशन के साथ मिलकर कलंदर हॉकी लीग करवाएगी और ओलंपिक्स में शामिल तमाम खेलों पर हुकूमती सतह पर तवज्जो की ज़रूरत है। हॉकी इज़ पार्ट ऑफ ओलंपिक्स। अगले ओलंपिक्स में होपफुली कुछ कर सकें हम लोग, मेडल जीतने के लिए कोई किसी भी स्पोर्ट पे कोई मेहनत कर लें। CEO लाहौर कलंदर आतिफ राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सब शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। बताइएगा कि आप क्रिकेट पे तो चलें, जो चल रहा है वो चल रहा है, वी विल नॉट गो इनटू दैट। व्हाई नॉट? अच्छा चलिए, उसमें बाद में बात कर लेंगे ना। अभी जरा हॉकी की बात करते हैं। तो ये ख्याल आपको, आई एम श्योर इस पे पहले भी हम डिस्कस पर्सनल मीटिंग में कर चुके हैं कि यू रियली वांटेड टू डू समथिंग फॉर हॉकी, सो अब फाइनली ये हो रहा है। थैंक यू अब्दुल्ला रहमान, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, इशू ये है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का मसला क्या है।
मसला ये है कि पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स जो है वो कम्युनिटी बेस्ड होती है, कम्युनिटी के साथ अटैच होती है। हमने कभी वो किया नहीं। नीचे हमने एक इंडिविजुअल लेवल पे क्लब बना लिए और ऊपर हमने डिपार्टमेंट बना ली। सो वो कनेक्ट ही नहीं हुआ। जिस तरह आपने देखा कि PSL में जब लाहौर और कराची खेलते हैं तो बड़ा तगड़ा मुकाबला होता है, पूरा पाकिस्तान उसको देखता है। और आप फिर ये देखें कि लाहौर की टीम, हालांकि हमारी एक प्राइवेटली ओन टीम है, बट हम हारते हैं तो पूरा पाकिस्तान हमें बैशिंग करता है और लाहौर तो करते ही करता है। तो ये इसलिए बड़ा जरूरी है कि हॉकी के अंदर भी हम वो जज्बा लेके आए। सो ऑब्वियसली अभी हॉकी में हमारी वैसी कोई लीग तो ऑफिशियल नहीं है गवर्नमेंट लेवल पे, लेकिन कलंदर्स की एक काविश है कि जो ब्रांड हमारे जो फुटफॉल है, जो ब्रांड की फॉलोइंग है हमारी, उसको हम यूज करते हुए और उसकी रीच को यूज करते हुए हम कराची शहर में जो है वो जो भी काम कर रहे हैं कराची हॉकी एसोसिएशन वाले, उनको सपोर्ट करें, उनको एक प्लेटफॉर्म दे जहां पे हम, जिस तरह हमने प्लेयर डेवलपमेंट में किया और आपने देखा शाहीन शाह अफरीदी हो या हारिस रऊफ हो या बहुत से ऐसे नाम जो फिर सामने आए और उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया, तो कोशिश ये है कि हॉकी को भी उस तरह रिवाइव किया जाए। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा आइडिया इन प्रिंसिपल बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इसमें भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा काम होगा, ख़ासतौर पे उस स्पोर्ट को एक मैसेज में फेवरेट बनाना बड़ा मुश्किल है। मतलब उसमें एक, आपको पता है क्रिकेट के साथ एक कूल एलिमेंट भी आ जाता है, हॉकी के साथ वो कूलनेस नहीं आती, तो बहुत से परसेप्शंस भी चेंज कर रहे होंगे। आई एम श्योर आपने पूरा एक मैप बना लिया होगा कि हाउ टू गो अबाउट इट। और आप अकेले कैसे इतनी बड़ी लीग कराएंगे? बिल्कुल, तो ये किस तरह होगा? अकेले नहीं कराऊंगा। देखें, पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग हैं और अगर क्रिकेट को पसंद करते हैं तो हॉकी को भी पसंद करते हैं। और जब से हमने इस इनिशिएटिव को अनाउंस किया, लास्ट ईयर हमने किया था इसको रमजान से पहले, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से हम कर नहीं पाए। जब से अनाउंस किया तो बहुत लोगों ने बड़ा ओवरवेलमिंग भी इसका रिस्पॉन्स आया, और उसके साथ हम पूरा एक पाथवे बनाएंगे जब हम ट्रायल करना या उसके बाद सिर्फ टूर्नामेंट कराना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है प्लेयर को ग्रूम करना। अभी आपने देखा कि इंडिया के जिस प्लेयर ने जो मेडल जीता है, वो 1 साल वो जर्मनी के कोच के साथ उन्होंने काम किया। हमारी कोशिश ये होगी कि यहाँ से जो भी बेहतरीन टैलेंट सामने आए उसको हम हॉलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में प्लेस करें, ताकि वहाँ पे वो ट्रेनिंग लेके सही मानों में एक मुकम्मल हॉकी का प्लेयर बन सके। All right, so we are certainly looking forward to it. वो तो जब होगा। वैसे प्लान क्या है, कब से आप लोग एक्चुअली प्रैक्टिकली ये काम शुरू कर देंगे? और ये कराची हॉकी एसोसिएशन, क्योंकि हम समझ रहे थे आप लाहौर में ही कुछ करेंगे, सो इस मरतबा आपका रुख गालिबन कराची की तरफ है। नहीं, देखिए हैदर भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे, उन्होंने बहुत सी चीजें जो है वो टिक इन द बॉक्स हुई हुई है। कोशिश, देखें कराची और लाहौर एक ही पाकिस्तान के शहर है, तो कोशिश ये है कि हम जल्द से जल्द, हमारा पूरा प्लान कंप्लीट है, हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कोविड की सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो, ताकि उसके बाद हम इसको अच्छा चलिए, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। भाई बड़ा ही बुरा सीजन रहा है लाहौर कलंदर का मतलब उसके बाद पता नहीं हमारी बात नहीं हुई आपसे, या हुई भी थी तो हम दोबारा करेंगे। उसके बाद ये हमने बड़ी खबरें सुनी है आतिफ भाई के आकिब जावेद साहब पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा रही है। फिर हमने आपको उनकी सालगिरह पे बड़ा एक्साइटेड देखा, तो हमने कहा नहीं भाई ये तो कहीं नहीं जा रहे हैं, तो अपनी जगह पे। सो व्हाट्स गोइंग ऑन एक्चुअली, व्हाट डू यू थिंक? आपने बाद में बंदा ठंडे दिमाग से जायजा लेता है ना कि हुआ क्या, क्योंकि शुरू ऐसे किया था कि बस आप लोगों ने तो ट्रॉफी उठानी है, और इस पर एक उम्मीद थी, ब्रेक भी आ गई थी ना बीच में चले, लेकिन फिर भी व्हाट रियली वेंट रॉन्ग? देखिए, बात यह है कि हम हारे नहीं, हम बहुत बुरी तरह हारे। जी, और हमारा जो सीजन स्टार्ट था वो बहुत अच्छा था, एंड बहुत बुरा हुआ। उसकी वजह यही हो सकती है कि जब प्लेयर्स जो हमारे जो टॉप परफॉर्मर थे, जिस तरह हफीज भाई हैं, फखर हैं, बेंटांक हैं, अनफॉर्चुनेटली कोई भी उस तरह बैटिंग नहीं कर सका। हालांकि जो हमारी टीम थी वो पाकिस्तान के जितने क्रिकेट के जो मुबस्सिर हैं या जो राय देते हैं, जो तबसरा निकाल रहे हैं, उनका ये ख्याल था कि ये टीम बहुत जबरदस्त टीम है। एक्स क्रिकेटर्स का भी ये ख्याल था कि ये टीम फाइनल जरूर खेलेगी, बट अनफॉर्चुनेटली 6 में से 5 मैच जीतने के बाद लास्ट 4 मैचेस से हमारी बैटिंग क्लिक नहीं कर सकी। और रही बात आकिब भाई की, तो देखें आकिब भाई का काम है प्लानिंग करना, टीम बनाना ऑन पेपर। जब टीम बनती है, उस टीम के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप मुझे बताएं। अगर उसके अंदर कोई ग्रेट प्लेयर्स नहीं थे, उसके अंदर मैच विनर्स नहीं थे, उसके अंदर दुनिया के टॉप मोस्ट बॉलर नहीं थे, तो फिर प्रॉब्लम है। लेकिन अंदर जाके खेलना तो बैट्समैन ने है, बॉल तो बॉलर ने करवानी है। आके भाई बाहर बैठ के अंदर बॉल नहीं करवा सकते। सो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बैट्समैन की है, जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, जिनसे जो एक्सपेक्टेशंस थी वो उस एक्सपेक्टेशंस पे पूरे नहीं उतरे। लेकिन ये गेम है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सीजन अभी ज्यादा दूर नहीं है,
वो कहते हैं ना, प्लीज कोई उम्मीद न दिलाइएगा। देखिए क्यों ना दिलाइएगा, उम्मीद पे तो दुनिया चल रही है। एब्सोल्युटली राना साहब, आई टोटली एग्री विद यू बिकॉज यू आर वेरी राइट। उम्मीद कैसे हम छोड़ सकते हैं। अच्छा, और जनवरी अभी कुछ महीने ही रह गए, जनवरी में 7वां सीजन भी हो जाएगा। अच्छा राना साहब, क्रिकेट हो गई, हॉकी हो गई, अभी ओलंपिक्स में हमने अपने हालात देखे हैं और ओलंपिक एसोसिएशन का माशाल्लाह कंट्रीब्यूशन जो है और लैक ऑफ इट वो भी हमने देख लिया है। आपसे जब बात होती है, आप बड़े पैशनेट होते हैं अबाउट ऑल स्पोर्ट्स, तो इसमें हम उम्मीद जिसकी हम अभी जिक्र कर रहे हैं वो भी आपके साथ लगा रहे हैं कि कुछ और आप सोच रहे हैं। स्पेशली आपने भी देखे हमारे जो ओलंपिक्स में एथलीट्स गए हैं, तलहा तालिब की बात कर लें, अरशद नदीम की बात कर लें, सच बात ये है कि हमें नहीं पता था उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में भी। इसमें हमारी भी कोताही है, लेकिन इतने बड़े लेवल के स्टार्स अगर हों तो इनको तो हमें बिल्कुल हीरो बना देना चाहिए अब तक, और वो फैसिलिटीज़ और वो सब कुछ प्रोवाइड करना चाहिए। हम इतने बेखबर क्यों हैं और इसको किस तरह चेंज किया जा सकता है? हुआ हमने अप्रोच किया था अरशद नदीम को 1 साल पहले और कलंदर के प्लेटफॉर्म से। हमारी ख्वाहिश थी कि हम उनको अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आएं और फिर उनको नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग करवाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कहा कि वो वापडा के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने हमारा उस वक्त शुक्रिया अदा कर दिया। तो बेसिक चीज यही है, देखिए हमारे पास बहुत से प्लान है। जिस तरह अभी हमने अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया लाहौर के अंदर, और वहां पे हमने अभी समर कैंप का एक शुरू किया हुआ है जिसमें बेतहाशा बच्चे जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। छुट्टियां हैं, लोग क्रिकेट वैसे पसंद करते हैं, लेकिन इस तरह खेल की तरफ वो फैमिलीज नहीं आती जो सही मानों में जो ट्रू आपके मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जिस तरह खान साहब थे या जावेद मियादाद थे या रमीज भाई थे। सो हम उस पर भी काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ हमारा पूरा एक प्लान है। अभी सेंट्रल पंजाब क्रिकेट बोर्ड में हमने सारा बनाया है क्रिकेट हॉल के साथ मिलकर, पीसीबी के साथ, कि हम स्कूल क्रिकेट को रिवाइव करने जा रहे हैं। तो पूरे पाकिस्तान में मेरा ख्याल है 12-13 साल हो गए हैं हमारी ये स्कूल क्रिकेट जो है वो खत्म हो चुकी। तो सेंट्रल पंजाब में 18 डिस्ट्रिक्ट्स में हम स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स लेके आ रहे हैं। अभी हमने वहां पे मैंडेटरी करा दिया कि स्कूल के अंदर 1 घंटा जो है या 1 पीरियड जो है आपका वो स्पोर्ट्स का डेफिनेटली होगा। सो आहिस्ता आहिस्ता हर फील्ड में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इशू वही है कि जब तक हम अपने स्कूल को स्पोर्ट्स के साथ अटैच नहीं करेंगे, कॉलेज को स्पोर्ट्स के साथ अटैच नहीं करेंगे, और पहले राना साहब सिविल लाइंस और गवर्नमेंट कॉलेज का मैच होता था क्रिकेट का, इवन हॉकी का भी, तो स्टेडियम भरा होता था, और अब देखिए क्या हालात है। लेकिन लाहौर कराची का मैच आपके पास सबसे बड़ी मिसाल है जी, कि हालांकि कराची और लाहौर पहले भी खेलते रहे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि पूरी कौम स्टैंड स्टिल हो जाती है। 77% पाकिस्तान वो मैच देखता है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि लोगों में शऊर भी है, इंटरेस्ट भी है, उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, और प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करने का सबसे बड़ा जो जरिया है वो कम्युनिटी बेस है। अगर हम उसको नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। Indeed. बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया लाहौर कलंदर। थैंक यू फॉर योर ट्वीट्स, थैंक यू फॉर राइटिंग इट टू अस। आपको बड़ा मजा आया आतिफ साहब की गुफ्तगू सुन के, और फिर आपने 2-4 और स्पोर्ट्स जो हैं वो भी सजेस्ट किए कि जी इसमें भी होना चाहिए। भाई हमें तो ऑल ओवर हर स्पोर्ट में ही होना चाहिए, लेकिन अच्छा जी अभी हम आगे बढ़ेंगे। आज़ाद कश्मीर में क्या चल रहा है? वज़ीर आज़म का तो हो गया फैसला। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी आखिरी मराहिल में है। काबीना की तश्कील से कबल ही PTI हुकूमत धड़ेबंदी का शिकार नजर आ रही है। वजारतों की तकसीम पर क़यादत को एतमाद में ना लेने पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। वज़ीर आज़म के इंतखाब ने भी सबको हैरान कर दिया है। अब्दुल कयूम नियाज़ी को वज़ीर आज़म बनाने पर बैरिस्टर सुल्तान भी नाराज नजर आए। पार्टी से वफादारी भी याद दिलवाई। मेरे लिए ये खुशी की बात है कि मैंने 7 साल जिस पार्टी को बनाया, जिस पार्टी को चलाया, जिस पार्टी को जितवाया, आज वो हुकूमत में आ गई। कुछ दोस्तों ने कहा कि नाइंसाफी हुई है, बहरहाल हम डिसिप्लिन वाले लोग हैं, तो मैं सिर्फ उस बारे में इतना ही कहूंगा कि इस तरह तो होता है, इस तरह की He is clearly unhappy. He is very unhappy. अब तहरीक इंसाफ को आज़ाद कश्मीर के सदर का नाम फाइनल करना है। ज़राए बता रहे हैं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद को सदर आज़ाद कश्मीर बनाने का फैसला कर लिया गया है और नए सदर के लिए वोटिंग 17 अगस्त को होगी। he should be happy now. सीनियर सहाफ़ी अफजल भट्ट साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शुक्रिया भट्ट साहब। आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ ने आपको बताया हुकूमत साजी का अब आखिरी मरला है, ऑलमोस्ट सदर का इंतखाब होना है। क्या इत्तलात हैं? हु इज़ गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट?
सरप्राइज है या यही होंगे लोग? बहुत शुक्रिया हुमा और अब्दुल्ला। देखें, इस वक्त पूरे कश्मीरियों की नज़रें जो हैं वो सदारती इंतखाब पे लगी हुई है, लेकिन सदारती इंतखाब का मरहला बहुत दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गया है, क्योंकि वो तमाम ताकतें, वो तमाम सियासी रहनुमा जो वज़ारत उज़्मा के लिए बैरिस्टर सुल्तान महमूद का रास्ता रोक रहे थे, वो तमाम मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से बैरिस्टर सुल्तान महमूद सदर बनने पर राज़ी हो जाएं। उन्होंने मुशावरत के लिए वक्त मांगा हुआ है। शायद बहुत से लोग ये बात सुनकर ये समझ रहे हों कि तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी भाईचारे की फ़िज़ा है, लोग ख़ुद सदर बनने की बजाय अब बैरिस्टर सुल्तान महमूद को ऑफ़र कर रहे हैं। लेकिन आप समेत मैं तमाम दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब को सदारत की पेशकश की जा रही है, ऑफ़र की जा रही है, उन्हें सदर बनने पर मिन्नत समाजत करके उन्हें मनाया जा रहा है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद ये सलाहियत रखते हैं और उनके पास इतने वोट मौजूद हैं कि अगर वो पार्लियामेंट का हिस्सा रहे तो वो किसी भी वक्त इन हाउस चेंज की पोजीशन में आ सकते हैं। इसलिए तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत समेत तमाम लोगों की ये कोशिश है कि किसी तरह से बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब पार्लिमानी सेटअप, पार्लिमान से बाहर निकल आएँ। जब सदर मसूद अहमद खान साहब को नामजद किया गया मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि वो हमारे सदारती उम्मीदवार होंगे, तो उस वक्त तक वो आज़ाद कश्मीर के वोटर भी नहीं थे। और आज़ाद कश्मीर के सदर के लिए ज़रूरी है दीगर शराइत के साथ साथ कि वो आज़ाद कश्मीर का वोटर भी हो। फिर हंगामी तौर पर मसूद अहमद खान साहब का पहले वोटिंग लिस्ट में नाम दर्ज किया गया, फिर वो उम्मीदवार बने और कामयाब हो गए। बहरहाल अभी तक तो ऐसा लगता है कि शायद बाहर से कोई उम्मीदवार ना हो। ये आपने अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। बट साहब, अब्दुल कयूम नियाज़ी को वज़ीर आज़म बनाने पर बैरिस्टर सुल्तान ने तो कुछ खुल के नाराज़गी का इजहार किया, सरदार तनवीर ने चुप इख्तियार कर ली, लेकिन ये वाज़े हो गया कि हुकूमत के अंदर ग्रुपिंग होगी। तो अब ये तो नहीं होगा कि सदर नामजद होने के बाद इख्तलाफात और बढ़ जाएंगे? बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के साथ लोग शामिल हुए थे तहरीक इंसाफ में, वो सब वो लोग थे जो बैरिस्टर साहब के साथ उस वक्त आए तहरीक इंसाफ में जब मरकज़ में तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी और इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। तो इसलिए मीरपुर रीजन के अंदर तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी भी मिली और लोग तवक्को लगाए बैठे थे कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन वो नहीं बने। लेकिन अब तक की सूरत हाल ये है कि अगर नज़र आता, ये यूँ लगता है, शक यूँ पड़ता है कि शायद उन्हें रिमोट कंट्रोल वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर वहाँ रखा जाएगा। अगर ऐसी कोशिश की गई तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत की तरफ से, तो फिर मैं नहीं समझता कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद ज़्यादा वेट करेंगे। अपोजिशन के पास 18 वोट हैं, हुकूमत को गिराने के लिए उन्हें टोटल 9 वोट चाहिए। तो वो और बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब समेत सब लोग जो समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होनी चाहिए, अगर वो नहीं होगी तो किसी भी वक्त ये हुकूमत जो है इसको आगे पीछे करने के लिए कुछ अरकान असम्बली इधर आ सकते हैं, उधर आ सकते हैं। बहरहाल अब तक की सूरत हाल यह है कि ग्रुपिंग वाज़े है। एक ग्रुप बैरिस्टर सुल्तान महमूद हेड कर रहे हैं, एक ग्रुप जो है वो सरदार तनवीर लियास हेड कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि दोनों ग्रुप क्या करते हैं। अच्छा जी, ग्रुपिंग हो गई है। बट साहब क्विकली बता दें कि अब इन सब बातों के बावजूद तहरीक इंसाफ एक मुकम्मल तगड़ी हुकूमत कायम कर लेगी क्या, और आज़ाद कश्मीर का निज़ाम मुकम्मल तौर पर इनके हाथ में आ जाएगा? सर्टनली अगर कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे तभी सारा सिलसिला सही चल सकता है। तो और अपोजिशन इस वक्त कैसी पोजीशन में नज़र आ रही है आपको? देखिए, बिल्कुल इस वक्त अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब जिनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, अगर उन्हें बाख्तियार वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए तो ऐसी हुकूमत कायम हो सकती है कि जिसको कोई चैलेंज ना हो। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि जब से वज़ारत उज़्मा का इलेक्शन हुआ है उस वक्त से लेकर अब तक की सूरत हाल ये है कि काबीना के लिए जितने लोग लॉबिंग कर रहे हैं उनमें से बहुत कम लोग हैं जो वज़ीर-ए-आज़म के पास जा रहे हैं कि आप मुझे काबीना में शामिल करें और मुझे फ़लाँ पोर्टफोलियो दें। कुछ लोग जो हैं
वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के तरफ हाज़िरी दे रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो सरदार तनवीर नियाज़ साहब की तरफ हाज़िरी दे रहे हैं, और बहुत से जो MLA हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब और सैफुल्लाह न्याई साहब की तरफ हाज़िरी दे रहे हैं। अगर सूरत हाल ये रहे कि अरकान असम्बली को पता हो कि हमारा वज़ीर आज़म ना तो हमें कैबिनेट में ले सकता है, ना हमारा वज़ीर आज़म हमें अपनी मर्ज़ी का या हमारी मर्ज़ी का कोई पोर्टफोलियो दे सकता है, तो ऐसे वज़ीर आज़म की ग्रिप कैसे होगी? अपोजिशन के तमाम लोग ऐसे मौजूद हैं कि उनमें से 2-3 लोग भी अगर पार्लियामेंट में सीरियसली बैठ जाएं और हुकूमत इसी तरह इख्तलाफात का शिकार हो तो ईवान को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इट्स गोइंग टू बी टफ। और बहुत शुक्रिया आपका अफजल भट्ट हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेंगे जनाब अभी और वापस आते हैं फिर। तो कुछ और इम्पॉर्टेंट बात है एक्चुअली, टिकटॉक पे पाबंदी पाकिस्तान में तो बरकरार है। आई होप PTI इज़ डूइंग समथिंग अबाउट इट और वज़ीर आज़म साहब कुछ सोचें कि कैसे ये मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2020 में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप का एजाज टिकटॉक ने ही एक्चुअली हासिल कर लिया है। There you go। टिकटॉक ने फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी बड़ी ऐप्स को पीछे छोड़ दिया है। वैसे बड़ा सरप्राइजिंग था जब हमें भी पता चला है। और टिकटॉक के दुनिया में 1 अरब सार्फिन हैं और सिर्फ अमेरिका में 10 करोड़ लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। जस्ट वांटेड टू शो यू कि टिकटॉक कितनी बड़ी चीज़ बन चुकी है। मोस्ट डाउनलोड और एक ट्रिब्यूट है जनाब लेजेंडरी क्रिकेटर हनीफ मोहम्मद को, जिन्हें दुनिया क्रिकेट में लिटिल मास्टर के नाम से याद किया जाता है। पाकिस्तान के अजीम बैट्समैन और साबिक टेस्ट कप्तान हनीफ मोहम्मद की आज है 5वीं बरसी। हनीफ मोहम्मद ने 55 टेस्ट मैचेस में 3915 रन स्कोर किए और 1958 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ किंगस्टन टेस्ट में 337 रन की रिकॉर्ड इनिंग भी खेली इन्होंने। और एक हैप्पी बर्थडे है और हम सब की फेवरेट, एक्चुअली 2 हैप्पी बर्थडेज हैं आज। तो एक है हदीका कियानी की आज बर्थडे और एक है आलमगीर साहब की आज सालगिरह। तो दोनों जी गुलकार हैं, दोनों एक लेजेंड स्टेटस जो है वो ऑलमोस्ट पा चुके हैं पाकिस्तान में।